क्योंकि जो गोष्ठी के कवि थे उनके बीच में जो चर्चा होती थी कवि सम्मेलन के कवियों की, वो अच्छी नहीं होती थी। वो बहुत बुरा बुरा बोलते थे। नीरज जी के लिए बहुत बुरा बोलते थे, कवित्रियों के लिए तो बहुत ही बुरा बोलते थे। भर भर आए नैना कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। बीच में मालगाड़ी में चढ़ के, और ये भी डर था कि कहीं मालगाड़ी ना चल दे। मालगाड़ी में चढ़ के फिर उस डिब्बे में आए, S4 में आके बैठे, तब हम तीनों कलकत्ता पहुंचे। क्या बात है, क्या संस्मरण है, क्या यात्रा वृतांत है, बड़ा मजा आ गया। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। पहली शर्त कि वो भोला भंडारी होना चाहिए। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। कीर्ति भागवत मेरा नाम पहले था। मेरी एक गजल के कुछ शेर सुषमा स्वराज जी ने सुनाए थे, वो मैं सुनाती हूँ। वसीम बरेलवी साहब लिखते हैं, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आज जो कवित्री हमारे बीच हमारे पॉडकास्ट पर आने वाली हैं, उनका सलीका, उनका अंदाज इतना अद्भुत है कि उनकी कविता संसद में पढ़ी जाती है। वो जिनका सफ़र ग्वालियर से शुरू हुआ और नई दिल्ली में अभी वर्तमान में रहती है, और नाम है उनका डॉक्टर कीर्ति काले। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका आज हमारे शो पर। द मनोज मक्कन टॉक शो, द मनोज मक्कन टॉक शो। डॉक्टर कीर्ति काले जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे शो पर। बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और आप तो देखा है मैंने यूट्यूब चैनल आपका, और इतना बढ़िया बोलते हैं कि क्या बताएं। ये सब आपका आशीर्वाद है। डॉक्टर कीर्ति काले जी, आज जो आपका मुकाम है उसे पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। जिस तरीके से आपने देश विदेश में कविताएं पढ़ी, हमको बहुत गर्व फील होता है। लेकिन जब आपका बाल्यकाल रहा, जब आपने शुरुआत करी, वो दौर कैसा था, वो शुरुआत कैसी थी? देखिए, सभी लोगों को जो लेखन का कीड़ा होता है ना, वो बचपन से ही उसको काट लेता है। तो ऐसे हमारे परिवार में तो कोई कवि नहीं था। मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। हमारे परिवार में दूर दूर तक कहीं कोई कवि नहीं, और हमारी तो मातृभाषा भी मराठी। कीर्ति भागवत मेरा नाम पहले था। और हमारा लेकिन धार्मिक वातावरण हमारे यहाँ परिवार में भरपूर था। बहुत कथाएं होती थी, सारे त्योहार मनाए जाते थे। सारी सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या होती है कि सुबह भूपाड़ी बोली जाती थी, पहले पूजा अर्चना होती थी, उसके श्लोक होते थे। तो ऐसा वातावरण हमारे घर में था। और लेकिन हिंदी कविता कैसे मैं लिखने लगी, ये सब सही में बहुत ऐसा प्रश्न आपने पूछा है जो पूछना चाहिए था। मुझे भी हमेशा लगता था कि मैं हिंदी कविता कैसे लिखने लगी। मैं कक्षा 4-5 में थी, तब से मैं कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी, और दूसरी कवियों की कविता पर या फिल्मी गानों पर अपने कुछ शब्द जोड़ लेती थी। अगर मैं कहीं कुछ सुनकर आई हूँ, किसी की कथा सुन के आई हूँ, वहां पर उन्होंने जो प्रवचनकार हैं, कथाकार हैं, उन्होंने जो सुनाया उस पर मैं अपना कुछ बना लेती थी। तो ये तो होता था। लेकिन अभी अभी ये रहस्य खुला है कुछ दिन पहले, जो मेरी माँ से मैंने पूछा कि मैं कविता कैसे लिखने लगी, हमारे परिवार में तो कोई कवि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे गर्भ में थी, तब मैंने हिंदी की सबसे बड़ी कविता पढ़ी। तो मैंने कहा, कौन सी कविता पढ़ी? तो उन्होंने बोला, मैंने पूरे 9 महीने तक रामचरितमानस का अखंड पाठ किया था। क्या बात। और उसी यही कारण हो सकता है कि तुम में वो कविता के गुण आ गए। महाकवि तुलसीदास जी की सबसे बड़ी कविता, महाकाव्य, जो रामचरित का जो महाकाव्य है, वो उन्होंने पढ़ा। तो तब से मुझे लगा कि हाँ, गर्भ संस्कार कुछ होते हैं। जैसे अभिमन्यु ने सीख लिया था गर्भ में कि चक्रव्यूह कैसे भेदना है, वैसे ही शायद मैंने गर्भ में ही सीख लिया था कि कविता कैसे लिखनी है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसा कि आपने बताया कि आपने बाल्यकाल में लेखन में, कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, खासतौर से फिल्मी गीतों की धुनों पर आपने लिखा। और लेकिन जब आपको पहला मंच मिला या पहली कविता की प्रस्तुति के लिए आप गई, तो उस समय आपने क्या पढ़ा और कैसा वो रहा? आज हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करेंगे। बड़ा विचित्र संस्मरण है इसका। ऐसा है कि जब पहला निमंत्रण, पहले मैं गोष्ठियों में जाती थी। ग्वालियर में बहुत अच्छा वातावरण था, हिंदी साहित्य सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन और ऐसी ऐसी संस्थाएं बहुत अच्छी गोष्ठियां कराती थी। तो पहले मैं गोष्ठियों में सुनने जाती थी। तो वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि आप हर महीने सुनने आती हैं गोष्ठियों में, तो आप भी कुछ ना कुछ लिखती होंगी। तो मैंने कहा मैं वैसा नहीं लिखती जैसे आप लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं, मैं तो बस लिख लेती हूँ। बोले नहीं, जैसा आप लिखती हैं वैसे सुनाइए। तो मैंने वहां गोष्ठियों में सुनाना शुरू किया। तो वहीं से उन लोगों ने मुझे कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया। 1988 में पहला कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा ग्वालियर में ही, महाराज बाड़े पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था। क्या बात है, जब मैं 5 वर्ष का था। लेकिन मैं बताऊं क्या दुविधा थी उस समय। ऐसी दुविधा मुझे नहीं लगता किसी को हुई होगी। एक लड़की को ही ये दुविधा हो सकती है, क्योंकि जो गोष्ठी के कवि थे उनके बीच में जो चर्चा होती थी कवि सम्मेलन के कवियों की, वो अच्छी नहीं होती थी। वो बहुत बुरा बुरा बोलते थे। नीरज जी के लिए बहुत बुरा बोलते थे, कवित्रियों के लिए तो बहुत ही बुरा बोलते थे कि जो लोग कवि सम्मेलन में चले जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं। ओहो। वो शराब पीने लगते हैं, वो जुआ खेलने लगते हैं, वो बहुत ही बिगड़े हुए लोग होते हैं। और तो जब मेरे पास जो निमंत्रण आया महाराज बाड़े के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का, तो मैंने मन में सोचती रही, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मन में मैं ये सोचती रही कि मैं कवि सम्मेलन में जाऊं या नहीं जाऊं। असमंजस था। असमंजस था, भारी असमंजस, छोटा मोटा नहीं। क्योंकि क्या है कि आजकल के लोग तो ये सोचते हैं कि हमें बुलाया जाए, और मुझे तो बुलाया गया था। और तब मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं गई तो कहीं मैं बिगड़ तो नहीं जाऊंगी, या मेरे साथ के जो गोष्ठी के कवि हैं मुझे बिगड़ा हुआ तो नहीं समझने लगेंगे, और मुझे बिगड़ा हुआ समझने लगेंगे तो मेरे परिवार को भी बिगड़ा हुआ समझने लगेंगे। ये एक बोझ बिल्कुल मेरे मस्तिष्क में था। फिर मैं भगवान के पास गई। जिस समय मुझे जाना था कवि सम्मेलन में, मैं भगवान के पास गई। मंदिर के सामने जाकर मैंने प्रार्थना की और भगवान से कहा, भगवान तू ही राह दिखा कि मैं कवि सम्मेलन में जाऊं या ना जाऊं। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मन में प्रेरणा आई कि नहीं, जाओ जाओ। और मैं कवि सम्मेलन में गई। मैंने कविता सुनाई और मेरी कविता लोगों ने पसंद की वहां पर। क्या बात है। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने भी कहीं सुना है, कि उस समय कवि सम्मेलन की जो परिपाटी थी, उस समय जो कवि सम्मेलन के मंचों में जो आचरण था, उसमें कहीं ना कहीं दोष आप भी मानती हैं, या आप इससे अपने आप को अलग करती हैं? देखिए, जो कवि लोग होते हैं ना, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक, जो वो कुछ सामाजिक भी होते हैं और कुछ असामाजिक भी होते हैं। दोनों तरह के लोग। दोनों तरह के होते हैं, और उन पर समाज के जो नियम हैं वो सारे के सारे लागू नहीं होते, क्योंकि वो उससे ऊपर जाकर कोई चीज निकाल कर लाते हैं, वो सृजन करते हैं। तो उसको उस खांचे में अगर हम देखेंगे ना, तो वो बिगड़े हुए लोग लगेंगे, लेकिन वो बिगड़े हुए नहीं होते। वो कुछ जो सृजन करते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है। क्या बात है। उसी तरह की बात है। बहुत खूब आपने किस तरीके से उस बात को समेटा है। और पूछना चाहूंगा कि जब आपको पहला मंच मिला, उस समय आपने ऐसा क्या सुनाया जो लोगों ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, अगर आपको याद हो? हाँ, मुझे कुछ याद थोड़ा याद हो। याद है। वो मैं सुनाती हूँ आपको। मैंने एक गीत सुनाया था वहां, और भी कुछ सुनाया होगा, लेकिन वो गीत मुझे याद है। आँख फागुन बनी, मन वसंती हुआ, नेह के नीड़ में बज उठी बांसुरी। आँख फागुन बनी, कोई पत्ता गिरा, कोई आहट हुई, सांस पागल हुई, आ गई द्वार पर। काजलों में जगी चिर प्रतीक्षा नई, सज गई रागिनी स्वप्न के तार पर। मन सुमन सा खिला, जिंदगी से मिला, मुस्कुराने लगी पाखुड़ी पाखुड़ी। आँख फागुन बनी।
क्या बात है, बहुत खूब। इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो बज उठी बांसुरी और एक पांखुरी। मुझे किसी कवि की बहुत सुंदर पंक्तियां याद आई हैं कि आपने छू दिया खिल उठी पांखुरी, आपने छू दिया खिल उठी पांखुरी, पहले देखी नहीं ऐसी जादूगरी, और राधिका ने कोई गीत मन में पड़ा, और श्री कृष्ण के होठों पर बज उठी बांसुरी, श्री कृष्ण के होठों पर बज उठी बांसुरी। मुझे खुद को बहुत सुनकर अच्छा लगा कि आपने उस दौर में इतना अच्छा पढ़ा, तो आज तो आपका लेखन, आपका वाचन बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बात और पूछना चाहूँगा, मैं हर पॉडकास्ट पर जो वरिष्ठ कवि आते हैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि कवियों की और कवियत्रियों की जो यात्राएं हैं वो यात्रा ही बहुत ही रोचक और बहुत आनंददायक होती है। तो जब आपका संस्मरण कोई ऐसा हो, ऐसा कोई वाकया जो आपकी काव्य यात्राओं के दौरान आपको अनुभव हुआ, वो साझा करेंगे हमारे दर्शकों से, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ मनोज जी, यात्राएं तो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कवि सम्मेलन के साथ यात्राएं जुड़ी हुई हैं, और उन यात्राओं में ही ऐसे तरह तरह के अनुभव आते हैं और उसी में से कविताएं निकलती हैं, क्योंकि हमारे अनुभव से तो निकलती हैं सारी चीजें। तो ऐसी ही मजेदार मजेदार यात्रा हुई है। कई बार विशेष रूप से एक स्त्री होने के नाते एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक तो चैलेंज होता है अपने घर का चैलेंज, कि घर के लोगों को संतुष्ट करके एक तरह से एक परमिशन चाहना कि हमें भी जाने दिया जाए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा लिखती थी उस समय मेरे साथ में, लेकिन शादी होने के बाद उनको वो परमिशन नहीं मिली, तो वो नहीं आगे कर पाए। तो ऐसे मैं तो अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसा घर वर परिवार मिला, कि मुझे और स्थान भी मिला। दिल्ली में मैं रहती हूँ, कई लड़कियों की शादी बहुत छोटी जगह हो जाती है, तो वहां पर उतनी सुविधाएं नहीं होती, नहीं जा पाती हूँ। तो यात्रा संस्मरण मैं आपको सुनाती हूँ। एक संस्मरण ऐसा सुनाती हूँ जो वाकई बड़ा गजब है। ऐसा संस्मरण है कि हमें जाना था कलकत्ता जाना था, और मेरे साथ में दो कवि और थे, श्री अरुण जैमिनी जी और डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। हम तीनों को कलकत्ता जाना था। अब कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन में बैठना था, तो मैं स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली थी, मैं स्टेशन पर थी। मैंने फोन किया तो बोले हम पहुंच रहे हैं। तो और उस समय चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का मैच। क्या बात है, उसी दिन था, उसी दिन। और अरुण जैमिनी जी मैच के बड़े पक्के, क्रिकेट देखने के बहुत भारी शौकीन। अब उन्होंने प्रवीण शुक्ल से कहा कि ऐसा है कि अभी तो ट्रेन लेट है, चलते हैं पड़ोस में कहीं मैच देख के आते हैं। अब वो दोनों चले गए मैच देखने। अब मैं ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठ गई। मैंने कहा कहाँ हो, मैंने फोन किया कहाँ आए आप लोग, कहते हैं कि हम तो बस पहुंच ही रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं। मैंने कहा ठीक है, पहुंच गए होंगे। अब मेरी ट्रेन चलने लगी, फिर मैंने फोन किया कि कहाँ हैं आप, तो कहते हम तो ट्रेन में बैठे हैं। तो मैंने कहा मैं भी तो ट्रेन में बैठी हूँ, आप किस कोच में बैठे हैं? उस समय हम स्लीपर कोच में जाया करते थे, एसी कोच इतने थे भी नहीं। तो उन्होंने बोला हम S3 में बैठे हैं। तो मैंने कहा मैं भी S3 में बैठी हूँ। तो आप किस नंबर में बैठे हैं? तो बोले हम 42 पर हैं। तो मैंने कहा 42 पर तो मैं बैठी हूँ और आप तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं आप? हम तो बैठे हैं 42 पर। फिर मैंने फोन किया, मैंने आसपास और देखा कि हो सकता है गलती से इधर उधर हो, तो वहां कहीं दिखे नहीं। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, ट्रेन वही, डिब्बा वही, सीट वही, लेकिन कहाँ अरुण जैमिनी जी, कहाँ डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, दोनों में से कोई नहीं। अब वो उन्होंने भी अपने डिब्बे में पूछा होगा, तो उन्होंने कहा ये कौन सी ट्रेन है? तो उन्होंने नाम बताया ट्रेन का। तो बोले कि अरे ये ट्रेन तो बम्बई जा रही है हमें तो कलकत्ता जाना है मतलब वो गलती से जल्दबाजी में बम्बई की ट्रेन में बैठ गए। मतलब आप सही ट्रेन में? मैं सही ट्रेन में बैठी थी और वो बैठ गए कलकत्ते की जगह बम्बई की ट्रेन में। और उन्होंने पता किया कि ये मिंटो ब्रिज पर ये ट्रेन क्रॉस होगी, दोनों ट्रेनें एक साथ। मैंने कहा मेरी ट्रेन यहाँ पहुंच गई, शिवाजी ब्रिज पहुंचने वाली है। वो कहना हमारी ट्रेन भी शिवाजी ब्रिज पहुंचने वाली है। अब उन्होंने कहा कीर्ति चेन खींचो अब चेन खींचो। मैंने कभी चेन खींची नहीं थी। मैंने पड़ोस में कोई लड़का बैठा था, उससे कहा मेरे हमारे 2 लोग वहां रह गए, अब चेन खींच दी उसने चेन खींच दी और वहां अरुण जैमिनी जी ने और प्रवीण शुक्ल ने चेन खींच दी। अब दोनों गाड़ियां एक साथ शिवाजी ब्रिज पर रुक गई। लेकिन हुआ ये कि दोनों के बीच में एक ट्रेन और थी, मालगाड़ी। अब वो दोनों उतरे वहां से, अपना सामान लेके टीटी आ गया
और टीटी ने उन दोनों को पकड़ लिया, आपने चेन कैसे खींच दी। तो उन्होंने अरुण जन्य जी को पहचान लिया। टीटी ने कहा कि वो हम कवि हैं और हमें जाना है कलकत्ता, और हम बैठ गए बम्बई की ट्रेन में गलती से, और हमारी एक कवित्री जी उस ट्रेन में बैठी, हमें जाने दो। अब उन्होंने पहचान लिया टीटी ने, तो जाने दिया। तो वो कैसे जाते उस ट्रेन में, बीच में मालगाड़ी उतर के मालगाड़ी में चढ़ के, और ये भी डर था कि कहीं मालगाड़ी ना चल दे। फिर वो मालगाड़ी में चढ़ के फिर उस डिब्बे में आए, S4 में आके बैठे, तब हम तीनों कलकत्ता पहुंचे। क्या बात है, क्या संस्मरण है, क्या यात्रा वृतांत है, बड़ा मजा आ गया। और वैसे भी आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक तो कवि सम्मेलन के किस्से और एक और पुस्तक लिखी आपने जो कवि सम्मेलन के संस्मरणी हैं उसमें, उनमें से कुछ आप सुनाएंगी तो मजा आ जाएगा। और देखिए, कवि सम्मेलन अपने आप में एक पूरी संस्था है, पूरे संस्कार हैं। जो अभी नए नए आए हैं ना कवि, उन लोगों को उतने अनुभव नहीं है और उनको तो चकाचौंध दिखी है कवि सम्मेलन की। पहले कवि सम्मेलन एक पूजा की तरह लिए जाते थे, और पहले कोई कविता लिखता था और लिखने के बाद कभी उसे आमंत्रित कर लिया गया तो वो कवि सम्मेलन में चला गया। आजकल तो लिखते बहुत सारे लोग बाद में हैं, कवि सम्मेलन में पहले आ जाते हैं। नहीं, पहले लोग अपनी कविता को जचवाते भी थे, किसी से जचवाते थे, और उनको लगता था कि हमारी कविता इस योग्य नहीं है, और उस योग्य नहीं होती थी तो मंच पर अध्यक्ष जो रहते थे वो टोक भी देते थे। अब तो मंच पर अध्यक्ष होते ही नहीं है, केवल संचालक ही होता है। वो हर कवि की वाह वाह करता रहता है, उसका जॉब ही है ये वाह वाह करना। लेकिन पहले के कवि सम्मेलन, और अभी भी खैर अच्छे कवि हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया समय के हिसाब से। चेंज होना भी चाहिए, लेकिन कुछ अच्छा चेंज होता है, कुछ खराब चेंज होता है। तो आप मुझे संस्मरण पूछ रहे हैं किससे कवि सम्मेलन के। एक मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे कवि, मतलब हम लोग भी, सभी को मैं कहती हूँ, ये सोचते हैं कि ये साधारण से श्रोता सामने बैठे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना मनोज जी, साधारण से दिखने वाले श्रोताओं में कई बार बहुत असाधारण व्यक्तित्व बैठे होते हैं। क्या बात है। तो हमें कभी भी श्रोताओं को साधारण नहीं समझना चाहिए। एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। आगरा में कवि सम्मेलन था, और हरीश चतुर्वेदी जो कि व्यंग्य के बहुत बड़े रचनाकार हैं, वो उस कवि सम्मेलन के संयोजक थे। कवियों में थे आशीष अनल और बलराम श्रीवास्तव, शायद बलराम श्रीवास्तव नहीं, शायद हाँ, या शायद नहीं, मुझे ध्यान नहीं। राहुल अवस्थी और डॉक्टर सुरेश अवस्थी, जितने नाम मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सारे लोग मौजूद थे मंच पे? हाँ, मंच पे थे, क्योंकि ये संस्मरण ऐसा ना लगे कि भाई जिन जिन के नाम है मुझे ध्यान आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, आपके संस्मरण इतने अच्छे लग रहे हैं कि कोई इसे कल्पना स्वरूप कोई कविता ना समझ बैठे। कल्पना नहीं, ये बिल्कुल यथार्थ घटना है। हरीश चतुर्वेदी जी, जैन समाज का कार्यक्रम था, तो वहां पर मैं अपनी बेटी की विदाई, मेरी एक रचना है वो सुना रही थी, और बड़ी भावुक कर देने वाली कविता है। मैं वहां सुना रही थी तो एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली, सिर पर पल्ला लिए हुए एक महिला मंच पे आई। उसने मेरे चरण स्पर्श किए और मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं भी बड़ी भावुक हो गई। मैंने उसको हटाया तो उसने अपने कुछ ऐसे किया, गले में से कुछ निकाला और मेरे पहना दिया। उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जब मैं काव्य पाठ करके अपने स्थान पर बैठी, मैंने देखा क्या है मेरे गले में, देखा तो ये चेन थी। अच्छा। और लगभग मैंने हाथ जो लगाया, मुझे लगा शायद 3-3.5 तोले की चेन, काफी भारी थी। अच्छा, सोने की चेन आपको पहना दी? उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, सोचती रही मैं क्या करूं। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो मैंने हरीश चतुर्वेदी जी से कहा कि ये देखो, ये कोई महिला आके, वो जो आई थी ना, पैर छुए, उसने गले मिलके रोई, उसने मुझे ये सोने की चेन पहना दी, आप ये चेन उसे वापस कर देना। तो वो बोले कि क्यों, क्या हो गया? तो मैंने कहा कि देखो, कई बार होता है कि भावुकता में कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे देता है और उसके बाद उसे पछतावा होता है कि और मैं भी ये चेन लेकर चली जाऊंगी तो मुझे फलेगी नहीं। उसके घर के लोग पूछेंगे कि भाई कहाँ, गले की चेन कहाँ है, वो क्या बताएंगी। काफी बुजुर्ग सी महिला थी। तो हरीश चतुर्वेदी जी ने देखा और मैंने उनके हाथ में दी वो चेन, तो वो बोले कीर्ति जी आप इसको रखिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं इसे नहीं रखूंगी, आप इन्हें वापस कर दीजिए, पता कर लीजिए कौन है वो, आपके तो आगरा की हैं। तो बोले नहीं कीर्ति जी, जिन महिला को आप बहुत साधारण सी कह रही हैं, वो साधारण महिला नहीं है, वो आगरा की सबसे बड़े ज्वेलर की माँ है। क्या बात है। और वो इस तरह की 10-100 चेनें बांट सकती हैं।
तो मैंने कहा, उसी समय मैंने मन में सोचा कि हम लोग मंच से कई ऐसी बातें भी बोल देते हैं कि जो नहीं बोलनी चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये साधारण लोग बैठे हैं। बिल्कुल सही बात। उनमें कई बार साधारण से कपड़े पहने हुए ना कोई बहुत असाधारण व्यक्ति तो बैठा हो सकता है। वास्तव में जो यात्रा वृत्तांत होता है, मैं सभी कवियों का जब कवियत्रियों का यहाँ पे पॉडकास्ट पे आना होता है, मैं उसे अच्छे ढंग से शामिल करता भी हूँ, क्योंकि उनकी यात्राएं इतनी रोचक होती है, उनके अनुभव इतने अच्छे होते हैं। वो अनुभव बहुत अच्छे ढंग से जो खुद महसूस करता है वही बता सकता है। और वैसे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि जो कविता आपने बेटी पर वहाँ सुनाई, वो कविता अगर आपको याद हो तो आप सुनाएंगे तो पूरी। नहीं याद है मुझे, तो सारी कविताएं याद है। मैं सुनाती हूँ। देखिए, बेटी की विदाई की वो रचना है। बेटी विदा हो रही है और एक माँ अपनी बेटी से क्या कहती है उस क्षण को सुना दीजिए। भर भर आए नैना कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। क्या बात है, क्या खूब लिखा आपने और क्या शब्द पिरोए हैं उसमें आपने भावनात्मक तरीके से। और एक बात और मुझे बहुत अचंभित करती है, मैं भी पूछना चाहूँगा, शायद मेरे श्रोता भी पूछना चाहेंगे जो आपको सुनते हैं, जो आपको देखते हैं। कवि सम्मेलन के मंच पर कवि हमेशा मंच संचालक के रूप में देखे गए हैं, लेकिन आपने पता नहीं आपको क्या सूझा कि आप मंच संचालक के रूप में मंचों पर देखी गई, आपने एक नया प्रयोग किया। ये थोड़ा समझ से परे है, इसके बारे में बताइए आप। दरअसल मैंने जो किताब लिखी है ना फरफंदो, वो मैंने इसीलिए लिखी है। फरफंदो यानी फसाद करते रहने वाली। लेकिन अभी दरअसल मैं फसाद नहीं करती हूँ। मुझे तो आपकी एक और किताब है वो समझ में आ रही कि ओ तेरे की ये क्या कर दिया। हाँ, ओ तेरे की उसमें मेरे व्यंग लेख हैं। दरअसल मुझे ये लगा, और अभी भी लगता है हमेशा, 12 कवि एक मंच पर, एक कवित्री, ऐसे क्यों भाई? और वो भी इसलिए कि कोई उंगली ना उठा पाए कि भाई कवित्री को क्यों नहीं बुलाया आपने, तो वो एक तो रखनी आवश्यक है। और वो भी श्रृंगार रस की, उसको भी एक प्रारूप में बांध दिया जाता है। मतलब सरस्वती वंदना पढ़ेगी और एक हाथ कविता को सुना देगी, बस खत्म। इस प्रारूप को तोड़ने का काम मैंने तो बहुत किया है। मैंने वीर रस भी सुनाया मंच पर। जैसा समय था, करगिल का समय आया तो मैंने वीर रस की कविताएं सुनाई, मैंने करुण रस की कविताएं सुनाई, मैंने हास्य रस की कविताएं सुनाई, मैंने हर तरह की कविताएं मंच पर सुनाई। तो मैंने इस फॉर्मेट को तोड़ा जो कवित्रियों के लिए बनाया गया था, और उसके बाद मैंने इस फॉर्मेट को भी तोड़ा कि मंच पर कवि ही संचालन करेंगे। संचालक के हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अपने मनपसंद कवियों को बुलवा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंच पर वो अपने मनपसंद के कवियों को बुलवा सकता है, आयोजक से कहकर। क्रम भी आगे पीछे करता है। क्रम तो आगे पीछे उसको अधिकार है वो करने का, क्योंकि कार्यक्रम को सफल बनाने का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व होता है ना वो संचालक का। तो ये होता है। तो मुझे लगा कि बहुत दिनों से मेरे मन में था कि कोई महिला संचालन नहीं करती है। एक थी जो है, मतलब अभी जीवित है, सावित्री कोचर जी, बम्बई की, वो संचालन करती थी, लेकिन वो केवल मुंबई और उसके आसपास का संचालन वो करती थी। और उनका संचालन थोड़ा सा बहुत ज्यादा केवल चुटकुले और हास्य प्रधान ही था, साहित्यिक संचालन उनका नहीं था।
तो मेरे मन में ये आया कि इसको चेंज करना चाहिए, ये जो चल रहा है ना वो सही नहीं चल रहा। मैंने संचालन शुरू किया। मैं प्रणाम करना चाहूंगी आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी को, जिनको वो बहुत कम समय में चले गए, उनसे बहुत कुछ सीखना था। मैंने उनसे कहा कि ये सब क्या चल रहा है, मैं बार बार भुनभुनाती रहती थी उनके सामने कि ये सब क्या चल रहा है, सब कवि संचालन करते हैं, कवि संचालन करते हैं। तो बोली कि आपको करना है संचालन। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं करना, मैं भी करूंगी। तो करिए। हम लोगों का एक ना वर्कशॉप होता था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी। सुरेंद्र दुबे जी साल में 1-2 वर्कशॉप करते थे कवियों की। पहले कभी किसी कवि ने इस तरह का नहीं किया। जो मंच के कवि थे उनको सिखाने का काम कभी किसी ने नहीं किया। अभी तो गिराने का काम करते हैं। हाँ, तो वो 2 बार, 1 बार तो करते ही करते थे, वर्कशॉप करते थे जयपुर में। और उसमें मंच के वो कवि जो कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको वो आमंत्रित करते थे, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता होता किस तरह से खड़े होना है माइक के सामने, मंच की जो रीति रिवाज है, कैसे खड़े होना है, कैसे बोलना है। कवि तो बहुत अच्छे हैं, महानगर के उठना बैठना, तौर तरीके रीति रिवाज और मंच पर कैसे प्रस्तुत करना है वो नहीं आता था। तो वो वर्कशॉप करते थे। तो उस वर्कशॉप में मैं जाती थी। तो वहां पर मैं गई तो उन्होंने कहा कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, आप संचालन करो। उसमें हम शाम को एक कवि सम्मेलन भी करते थे इंटरनल, कुछ श्रोता बुला लेते थे और संचालन। अब मैं वो करो संचालन। मैंने कहा मैं क्या कैसे करूं संचालन। नहीं करिए, ये कवि है आपके सामने, आप संचालन करिए। ठीक है, मैंने किया संचालन। फिर धीरे धीरे निखरता गया। क्या बात। ऐसे कवि सम्मेलन के मैंने संचालन किए और बहुत अच्छे संचालन किए। क्या बात। मैंने लगभग 100 कवित्री सम्मेलन आयोजित किए अभी तक। क्या बात। अभी तक 100 सीरीज में कवित्री सम्मेलन कराए मैंने। क्या बात है कि कवि सम्मेलन तो होते ही होते हैं, लेकिन उस कवि सम्मेलन में 1 कवित्री 2 कवित्रियां, ऐसे क्यों। बेटी बचाओ का कवि सम्मेलन, 12 कवि और 1 कवित्री। कैसा लगेगा आपको पोस्टर देख के? बड़ा अच्छा जाएगा। बेटी बचाओ का कवि सम्मेलन है, सरकारी आयोजन है, बहुत बड़े बजट का आयोजन है और उसमें 12 कवि हैं और एक ही बेटी है। तो इसलिए तब मैंने कवित्री सम्मेलन शुरू किए। अभी फराहा में कवित्री सम्मेलन, वो मेरा आयोजन नहीं था, वो दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म दिवस पर आयोजन था, उन्हीं की समिति का। लेकिन हम 14 कवित्रियां थी, उसका संचालन मैंने किया। क्या बात। और लोगों को ये लगा कि ये कवित्री सम्मेलन फेल हो जाएगा, यही आशंका रहती है कवित्री सम्मेलन कहाँ चलेगा। और वो कवित्री सम्मेलन रात को 9 बजे शुरू हुआ, सुबह 5:30 बजे मैंने आखिरी कविता पढ़ी है। क्या बात। कवित्री के रूप में। क्या बात। और अपार जन समूह के सामने, कोई श्रोता गए नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। और जैसा कि आपने बताया, आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी ने इस तरह की कार्यशाला आयोजित करी थी और ये मेरे लिए भी एक नया विषय है, मेरे को आज पता चला। और जिस तरीके से आपने बातों ही बातों में भी बताया कि आपने तरह तरह के प्रयोग किए, उनमें से एक हास्य का जो प्रयोग आपने किया, एक हास्य कविता आप सुनाए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यही लगता था कि भाई, जब जैसे एक कवि सम्मेलन में गई ना, महिला दिवस पर, अब महिला दिवस पर हर कोई रोने पीटने की कविताएं सुना रहे हैं। अरे महिलाएं केवल रोती पीटती हैं क्या? महिलाओं का हंसने का अधिकार नहीं है? हंसिए भाई, महिलाएं क्यों नहीं हंस सकती? मैंने वहां हास्य कविता सुनाई। क्या बात है, और मैंने यही कहकर सुनाई कि भाई महिलाएं तो महिलाओं के रोने पीटने की कविताएं क्यों सुना रही है? रोना पीटना तो लगा ही रहता है, उसके साथ में हास्य भी होना चाहिए। तो मैंने हास्य कविता सुनाई, वो मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। पहली शर्त कि वो भोला भंडारी होना चाहिए। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, दफ्तर जाने की कराए मेरी तैयारी, मैं अखबार पढ़ूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए, किटी पार्टी जाऊं मैं वो
बच्चों को नहलाए, मंडी से लाए तरकारी भोला भंडारी। और रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, खाए मुझसे मात करारी भोला भंडारी। और इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, मुझे घुमाने लंदन पेरिस ले जाए जरूर, मुझको माने प्राण से प्यारी भोला भंडारी। और ना खाए वो पान मसाला, ना खींचे सिगरेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। और ये मैंने कविता क्यों लिखी, क्योंकि आजकल एकल परिवार हो गए, संयुक्त परिवार खत्म हो गए, तो मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जान, मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान, भाड़ में जाए दुनिया सारी भोला भंडारी, को ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। क्या बात है, बहुत खूब, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था जो मेरी वाइफ मेरे से एक्सेप्टेशन करती है वही कविता आप सुना रही हैं, बहुत आनंद आया मुझे। और खास तौर से मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जो प्रयोग आपने किए, जो प्रथा आपने तोड़ी, आपने मन संचालक किया, वीर रस के छंद पढ़े, आपने हास्य पढ़ा, श्रृंगार पढ़ा, गीत पढ़े, लेकिन जो आज की कवित्रियाँ हैं, जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पर चलना पसंद करती है, नई कवित्रियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, नए लोगों में ना बहुत अच्छे लोग भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैं सोशल मीडिया पर ही ये बात कह रही हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए आज आप और हम दोनों यहाँ हैं। इसलिए यहाँ जमाने के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल जमाने के साथ चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो थोड़ी सी ऐसी टेम्पटिंग चीज होती है ना, वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, जल्दी वायरल हो। तो लोग क्या इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि कैसे वायरल हो, कैसे वायरल हो, और वो गलत भी नहीं है, लेकिन कोई चीज ऐसी बोल दी जाती है ना थोड़ी सी टेम्पटिंग टाइप की, इधर उधर की, तो वो वायरल जल्दी हो जाती है और वही फेमस हो जाती है। धैर्य नहीं है आजकल के लोगों में, कवित्रियों में तो विशेष रूप से धैर्य नहीं है, और मौलिकता तो बहुत ही पीछे छूट गई। YouTube चैनल पर देख देख कर 4 पंक्तियां मेरी ली, 4 पंक्तियां किसी और की ली, 2 टिप्पणियां इधर की ली, 2 टिप्पणियां उधर की ली, बन गए कवित्र, या बन गए कवि। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बन गए कवि। ये कवि थोड़ी होते हैं, ये नहीं होता। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। किसी ने लिखा है कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। क्या बात। मेरी एक गजल के कुछ शेर सुषमा स्वराज जी ने सुनाए थे, वो मैं सुनाती हूँ। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, और रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी, और एक खुशफहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुशफहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी, और हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। और इस गजल का आखिरी शेर है
इसमें 2 युगों में घटी हुई 2 घटनाओं को मैंने 2 पंक्तियों में समेटा है कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी, गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है। बहुत बढ़िया और बहुत आनंददायक वार्तालाप मेरा आपके साथ आज रहा और मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा और मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। उससे पहले मैंने एक प्रयत्न किया है, मैंने एक प्रयास किया है कुछ लिखने का, और क्योंकि प्रयास है मेरा इसलिए नाम ही मैंने प्रयत्न रखा है। हो सकता है इसमें त्रुटियां हो कैसी हो, लेकिन मेरा अपना प्रयत्न है। मैं आपको उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ, उसे स्वीकार करें। और आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है डॉक्टर कीर्ति काले, जिनके साथ आज हमारा पॉडकास्ट रहा, बहुत आनंददायक रहा। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा और इनकी जो कविताएं हैं वास्तव में इतनी अच्छी है, मैं बहुत इनको पसंद करता हूं। अगले हफ्ते फिर किसी मेहमान के साथ हम बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।